हमारे क्लास में एक बार फिर से सभी लोगों को हेलो और वेलकम किया जाता है। और आज का क्लास मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो मोल कॉन्सेप्ट के मेन थीम पर आने से पहले आइए डिस्कस कर लें कि इस मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। तो देखो, हमारे आसपास ढेरों मटेरियल्स हैं और ये मटेरियल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं। कुछ मटेरियल्स जो हैं मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं, कुछ मटेरियल्स एटम्स से मिलकर के बनते हैं, कुछ आयंस से बनते हैं। फिर इनके अंदर जो है, अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो मॉलिक्यूल भी आगे चल करके एटम से मिलकर के बनता है। आयंस को देखेंगे तो ये भी आगे चल करके एटम से मिलकर के बनता है। फिर इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ये जान सकेंगे कि अगर कोई मटेरियल है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितना न्यूट्रॉन है। अगर ये सब कैलकुलेशन अगर करना पड़े तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं कोई प्रश्न होगा। मटेरियल का अमाउंट दिया जाएगा कि 1 किलोग्राम पानी है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो बिना इस चैप्टर का नॉलेज रखे हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, 3.6 ग्राम ग्लूकोज, इसके अंदर कितने एटम्स हैं। एक और प्रश्न है, 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर कितने आयंस हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्न हमने बता दिए, इनको सॉल्व करना है। 1 किलो पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3.6 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने एटम्स हैं, और 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितने आयंस हैं। तो इस तरह की चीजों को कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर का नॉलेज जो है बड़ा जरूरी है। ठीक। तो एक मोल, सबसे पहले हमें थोड़ा ये समझना है कि एक मोल क्या होता है। ये तीनों तो अपना टारगेट है ही, लेकिन एक मोल क्या होता है। तो एक मोल का मतलब 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है। अगर किसी भी तरह के इतने सारे पार्टिकल्स को एक साथ ले लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे एक मोल। जैसे एक मोल पानी बोल देते हैं सिंपल वे। तो पानी जो है, एक मोल पानी बोलने का मतलब होता है कि पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक मोल हाइड्रोजन बोल देते हैं तो इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ है, उसी को हम एक मोल बोल रहे हैं। एक मोल सोडियम बोल देते हैं तो सोडियम जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम जस्ट Na लिखते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल है। पानी को H2O लिखते हैं, मॉलिक्यूल है। ठीक। और एक मोल सोडियम बोल देते हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल नहीं, हम एटम से ही काम चलाने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि इसका फार्मूला Na2 या Na3 या Na5 इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको सिर्फ Na लिख दिया जाता है। तो एक मोल सोडियम बोलने का मतलब इतने ढेर सारे सोडियम के एटम्स एक साथ रहेंगे। तो मोल जो है बेसिकली एक नंबर है, जिसको हम बेसिकली क्या एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। जैसे लाख होता है, हम बोल दिए 1 लाख तो तुरंत दिमाग में इमेज आ जाता है कि 1 लाख कोई चीज होगा। जैसे बोल दिए कि आज दिल्ली में जो है 1 लाख लोग जो है मैदान में जमा हुए, तुरंत आइडिया हो जाता है कि नहीं बहुत ढेर सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। ठीक है। या फिर मेरे बक्से में जो है 1 लाख जो है 5-5 के सिक्के हैं, इससे भी जो आइडिया हो जाता है कि उस बॉक्स में जो है ढेर सारे कॉइन्स है 5-5 के। तो इस तरह से लाख क्या है, अपना सिंपल नंबर है, इसको हम 10 to the power 5 लिख सकते हैं। 1 के आगे 5 जीरो हो जाता है तो इसकी हम बोलते हैं 1 लाख हो गया। 2 लाख हो गया, 2 लाख मतलब क्या है, इसका डबल, तो हम लिख सकते हैं 2 into
1 0 0 0 0 एंड 0, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 10 to the power 5, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 के आगे सीधे हम 5 0 बढ़ा दें। तो हम हर तरह से इसको समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। हम लाख को अच्छी तरह से समझते हैं, 1000 को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई बोल देता है कि 5 लाख कोई चीज़ है, तो हम ये नहीं पूछते कि लाख क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि ठीक है हाँ 5 लाख मतलब इतना होता है। कोई बोल दिया कि 10 लाख कोई चीज़ है, तो हम भी समझ जाते हैं कि ये 10 लाख का मतलब क्या होगा, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक वैसा ही मोल, जैसे ही कोई बोला एक मोल, समझ जाओ कितने सारे पार्टिकल्स, ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स हैं। अब वो एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कि प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, वो आगे फॉर्मूला वगैरह देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक मोल बोलने का मतलब इतना पार्टिकल्स है, ठीक। 2 मोल बोलने का मतलब इसका डबल, 2 × 10 मोल, इतने सारे पार्टिकल्स। 10 मोल बोलने का मतलब इसका 10 गुना। आधा मोल बोलने का मतलब इसका आधा कर दो, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि आधा मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। 0.1 मोल मतलब 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कितना पार्टिकल्स तुम्हारे पास है। तो मोल जो है, एक मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल्स किसी भी चीज के अगर एक साथ रख दोगे तो उसको एक मोल बोलते हैं। अब सिर्फ एक मोल ही नहीं, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे की तरफ आ जाओ, आधा मोल, 0.1 मोल, 0.025 मोल, इन सब चीजों को भी हैंडल करना थोड़ा समझो, इनको सीखो और समझो। और एग्जाम्पल के लिए बस मेरा इतना ही कहना है, कोई भी एक जनरल सा नंबर ले लो, 1 लाख ले लो, लाख बड़ा लगता है तो 1000 ले लो, 1000 को तो अच्छी तरह से समझते हो, हम बोल देंगे 50,000, ठीक। तो 50,000 तुरंत समझ जाते हो कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख देना, ठीक है ना। 50 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 50,000, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। इसी तरह से अब जैसे ही बोला जाए 50 मोल, समझ जाओ कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23, ये हो गया 50 मोल का। अगर 50,000 ये है तो 50 मोल ये है। 5,000 तो 5 × 10⁻3, 5 मोल 5 × 6.023 × 10⁻23। तो ये मोल का मतलब है, ठीक है। जहां भी लिखा जाए कि 2 मोल पानी, तो उसको तुरंत नंबर में कन्वर्ट कर दो, इससे मल्टीप्लाई करके, इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 10 मोल पानी, तुरंत इससे मल्टीप्लाई करके विजुअलाइज करो कि कितने पानी के कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये है इसका मोल का बेसिक मतलब। मोल का बेसिक मतलब इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ होंगे तो उसको हम एक मोल बोलते हैं। अब जरा सोचो कि ये नंबर छोटा है या बहुत बड़ा है। तो मेरा कहना है ये नंबर बहुत बड़ा है। 10⁻23 कोई छोटा नंबर नहीं होता। 10⁻3 हो जाएगा तो ये 1000 हो गया। 10⁻5 1 लाख, 10⁻7 1 करोड़, 10⁻9 1 अरब, 10⁻11 1 खरब। तो 10⁻11 आते आते जो है हम 1 खरब तक पहुंच गए। 1 खरब कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, अच्छी तरह से जानते हो। अभी हमें कहाँ जाना है? 23 पावर्स तक जाना है। तो यहाँ तक जाते जाते नंबर क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ये पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर बड़ा होता जाएगा। तो 10⁻23 एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि अगर इतनी बड़ी गिनती कर दिया जाए कि इसको लाइफ टाइम पे बैठ करके गिनो, गिन नहीं पाओगे, ठीक है। इतने सारे नोट दे दिए जाए, कहा जाए इसको गिन करके बताओ कितना है, तो लाइफ टाइम बैठ करके भी गिनोगे तब भी नहीं गिन पाओगे। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है ना। इसको बहुत बड़ा नंबर है, गिनना पॉसिबल नहीं है। अब किसी ने कह दिया 1 मोल पानी दो, तो डेफिनेटली हमको इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे। किसी ने कहा 1 मोल ग्लूकोज दो, तो ग्लूकोज के इतने सारे मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे। तो कैसे देंगे? जब हम गिन नहीं सकते तो कैसे देंगे? तो आंसर है कि हम कुछ दूसरा उपाय सोचेंगे, ठीक है। 1 मोल को गिनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखा जाएगा तो उसका कुछ वजन तो होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर हमें पता चल जाए 1 मोल पानी का वजन कितना होता है तो हम आसानी से तौल करके दे देंगे कि ये ले जाओ, इतना पानी है, इसमें 1 मोल हो गया, ठीक है। 2 मोल पानी मांगा तो उसका डबल करके दे दिया। या वॉल्यूम पता चल जाए कि 1 मोल पानी में कितना मिलीलीटर या कितना लीटर होता है, तो उसको हम वॉल्यूम नाप करके उसका दे सकते हैं। तो हम लोगों को अब समझना है कि मोल को वजन में और वजन को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझना है।
इसके लिए किसी भी मटेरियल का हमको पहले मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। जैसे पानी है, तो पानी में क्या है, फॉर्मूला है H2O। इस फॉर्मूले की मदद से इसका हम मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम्स है। तो जो एटम्स हैं इनका वेट एटॉमिक वेट कहा जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्युमिनियम का 27 है। तो इस तरह से जो है सारे एटम्स के एटॉमिक वेट होते हैं। जब भी प्रश्न मिलेगा दे दिया जाएगा कि इस एटम का एटॉमिक वेट इतना है, उस एटम का एटॉमिक वेट इतना है। लेकिन ये कुछ कॉमन से एटम्स हैं, इनका अगर हमें एटॉमिक वेट याद रहे तो बड़ा अच्छा होगा। एल्युमिनियम हो गया, और एक सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है, एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है, कैल्शियम 40 है, एक और दे देते हैं मैग्नीज 55, आयरन 56। तो मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते समय ये एलिमेंट्स बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स बनाते हैं उनमें ये एलिमेंट्स बड़े कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है। इसीलिए ये कुछ एलिमेंट्स का हमने एटॉमिक वेट लिख दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 यूनिट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 यूनिट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम इज 39, कैल्शियम इज 40, मैग्नीज 55 एंड आयरन इज 56। तो इसको थोड़ा याद रखो, प्रश्न के साथ तो दिया जाएगा लेकिन याद रखो, ज़्यादा बढ़िया काम थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। कॉपी के एकदम पहले पेज पर, मतलब इस चैप्टर के पहले पेज पर बिल्कुल लिख करके रखो कि ये एटम्स के एटॉमिक वेट। इसको जोड़ करके हम मॉलिक्यूलर वेट बनाते हैं। तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों का वेट 1-1 यूनिट है, तो जोड़ दो। 1-1 यूनिट 2 बार लोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका वेट 1 यूनिट, इसका वेट 1 यूनिट, ऑक्सीजन का वेट 16 यूनिट है, मिला दो तो कितना हो जाएगा, ये 18 यूनिट हो जाएगा। तो पानी का जो वजन आया 18 यूनिट है। अब मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट को इस तरह से बनाया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे ही हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे वो अपने आप 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम 18 ग्राम पानी लेंगे वैसे वो भी 1 मोल हो जाएगा। तो किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को देखो, उसका वेट पता करो, ठीक है। फॉर्मूले को देखो, उसका वेट पता करो। पानी का फॉर्मूला H2O था, उसका वेट निकालना है। इसको हम फॉर्मूला वेट भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी कह दे रहे हैं और फॉर्मूला वेट भी कह सकते हैं। तो इसका वेट 18 आया, मतलब 18 ग्राम जैसे ही लेंगे 1 मोल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसी ने कहा कि हमें 1 मोल NaCl दे दो, तो हम क्या करेंगे, सोडियम का वेट और क्लोरीन का वेट ऐड कर देंगे, NaCl का पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो NaCl सोडियम है 23, क्लोरीन है 35.5, दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 58.5। इसका मतलब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जैसे ही लोगे वो 1 मोल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट की मदद से, मॉलिक्यूलर वेट की मदद से, एटॉमिक वेट की मदद से हम लोग मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 आया, 13 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 आया, 58.5 ग्राम मीन्स 1 मोल। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 1 कार्बन है और 2 बार ऑक्सीजन है। कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16 एंड 16, सबको ऐड करो तो 16 और 16 32, 32 में 12 जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा, 44। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लेंगे वो 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लेंगे वो 1 मोल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो ग्लूकोज है तुम्हारे पास, C6H12O6, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। एक कार्बन एटम का वजन है 12 यूनिट, 6 कार्बन एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 72। एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 यूनिट, ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन का वजन 12 यूनिट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का वजन है 16 यूनिट, तो इसका जो वजन हो जाएगा 16, 6 ऑक्सीजन का वजन, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 यूनिट, सबको ऐड कर दो तो 180 आ जाएगा। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है
उसका वेट आया 180। इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज जैसे ही लेंगे वो 1 मोल हो जाएगा। 2 मोल चाहिए तो 180 का डबल कर दो, 360 ग्राम ग्लूकोज ले लो। तो इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला देख करके बता सकते हैं कि उसके कितने वजन में 1 मोल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्मूला देख करके हम ये काम करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं इसके लिए कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अगर जरूरत पड़ेगा तो एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम फॉर्मूला वेट भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल सा फॉर्मूला लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले से हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता है, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, पता चल जाएगा कि कितना मोल है। ठीक है ना, वेट को मोल में कन्वर्ट करना, मोल को वेट में कन्वर्ट करना, इससे आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी मटेरियल ग्राम में रहे, ध्यान रखिए ग्राम में होना चाहिए। जब भी ग्राम में रहेगा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, मोल का पता चल जाएगा। ठीक है, ग्राम में रहेगा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो मोल का पता चल जाएगा। इसका अपोजिट करना हो, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 मोल पानी 18 ग्राम होता है, तो 18 क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट ही तो है। 2 ग्राम पानी क्या होगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 2 मोल पानी, 2 मोल पानी में कितना होगा, तो 2 मोल को जो है 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल पानी के लिए 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्राम बदल जाएगा। तो इस तरह से हम वेट को ग्राम में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, तुरंत मोल का पता चल जाएगा। मोल का पता लग जाने का मतलब हमें ये आइडिया लग गया कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, जैसे एक प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो 1 किलोग्राम पानी बेसिकली मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, पानी ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिनका फॉर्मूला है H2O। तो पानी के अंदर ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, H2O, H2O। तो ये ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं पहले हमें ये समझना होगा, तब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमको समझना होगा, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं कैलकुलेट करना होगा, तब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इससे छोटा कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हमें मॉलिक्यूल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई भी चीज इससे छोटा है तो उसको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन तो जब भी मॉलिक्यूल से छोटा ही होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना तो पहले मॉलिक्यूल पर रुकना होगा, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो 1 किलोग्राम पानी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 आएगा, 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जोड़ दोगे तो 18 आ जाएगा। तो इसको 18 से डिवाइड कर दो, वेट को, वेट ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो 1000 को 18 से डिवाइड कर दिया, तो ये मोल में हो। सॉल्व कर लोगे इसको, 18 से इसको कैंसिल कराओ तो 55.56 मोल। एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मोल में उसका डबल, 3 मोल में ट्रिपल, 4 मोल में उसका 4 गुना। तो इतने सारे मोल्स हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो जस्ट मोल को हटाओ और मोल के बदले ये लिख दो, अपने आप मामला सुलझ जाएगा। तो मोल को हमने हटाया, ठीक है, मोल को हटाया और लिख दिया 55.56 into 6.023 to 10 to the power 23 molecule वाटर। ठीक है, तो वहां पर बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या हमें कैलकुलेशन मॉलिक्यूल्स का करना है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला जो अलाउ करता है सबसे पहले उसी का कैलकुलेशन करते हैं। पानी का फॉर्मूला H2O है और ये कहता है कि हम पहले इसी का कैलकुलेशन करें, तो हमने सबसे पहले इसी का कैलकुलेशन कर दिया। 1 किलोग्राम पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, इसका मतलब इतना मोल। मोल पानी का मतलब क्या है, वहां पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है पानी के खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पानी है, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम H2O लिख सकते हैं।
ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। ये कहने का मतलब है ना, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो होगा ही होगा। एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ऑक्सीजन 8वां एलिमेंट है, इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होंगे, तो हमें प्रोटॉन से इस बार मतलब है नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना है। तो 8 1 9 और 1 10 सब मिला दो तो 10 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्या इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, अगर इसमें 10 है तो सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ठीक है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, तो हो जाएगा 55.56 into 6.023 into 10 to the power 23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, उसमें 10 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हमें निकल गया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर जरूरत पड़ेगा तो हम प्रोटॉन्स का भी नंबर निकाल सकते हैं, इसी तरह से अगर जरूरत पड़ेगा तो हम न्यूट्रॉन्स का नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम आपको करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा जो है 3.6 ग्राम ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहला चीज हमें फॉर्मूला चाहिए, बिना फॉर्मूले के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तभी हम उसका मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट जो भी निकालना है वो निकाल पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, सबकी हेल्प से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो 180 आएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो जैसे ही ग्राम में दिया हुआ है, जैसे इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोल कितना हो गया 3.6/180, ये मोल हो गया। मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, सब स्टेप फटाफट अप्लाई करो, ठीक है ना। जैसे ही इससे डिवाइड किया ये मोल में कन्वर्ट हुआ, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई पड़ने लगे कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हमें मॉलिक्यूल निकालना है? नहीं, हमें इसमें एटम्स का कैलकुलेशन करना है। तो अब सोचो कि हमारे पास ग्लूकोज है थोड़ा सा, इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, C6H12O6, C6H12O6, तो 4 बार तो लिख दें, C6H12O6, C6H12O6, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, सब में एटम्स होंगे। अगर किसी एक मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसमें क्या है 6 एटम्स हैं, इसमें 12, ये 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो कुल मिलाकर के 24 एटम्स हो जाते हैं। तो 24 एटम्स हो गए, 24 एटम्स तो सबके अंदर होंगे ना, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके अंदर 24 एटम्स है, तो कुल एटम्स कितने हो जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 24 से मल्टीप्लाई करते ही एटम्स आ जाएगा, तो इंटू 24। तो देखो इसमें हमको इतना दूर तक लिखना पड़ा, और इस बार हम लोगों ने सब कुछ एक सिंगल स्टेप में कर दिया कि ये इसको डिवाइड किया, मोल हुआ, मोल में जैसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हमको मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ने लगेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब सारे मॉलिक्यूल्स में क्या है 24 एटम्स हैं, तो जैसे 24 से मल्टीप्लाई किया हमको एटम्स का पता चल जाएगा। तो 3.6 ग्राम ग्लूकोज में इतने सारे एटम्स हैं। अब इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख दो। और नेक्स्ट हमारा है कि हमको 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में कितने आयंस हैं इसका पता लगाना है। तो 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का पता क्या लगाना है, आयंस का। तो आयंस का पता हम बाद में लगाएंगे, पहले ये जो फॉर्मूला बताता है पहले उसका पता लगाना है, फिर उसके बाद आयंस मास देखेंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है तो पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आयन को रिप्रेजेंट करता है तो डायरेक्ट आयन आ जाएगा।
अगर ये फॉर्मूला एटम को रिप्रेजेंट करता है तो डायरेक्ट एटम्स का कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इससे जब भी कैलकुलेट होगा मॉलिक्यूल ही कैलकुलेट होगा, फिर आयंस का स्टेप बाद में आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 सोडियम है, एक सोडियम का वेट होता है 23, 2 सोडियम का हो जाएगा 46। कार्बन अकेले है, इसका वेट 12 यूनिट, ठीक है। और ऑक्सीजन 3 बार है, तो 16 को 3 बार ले लो, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 हो जाएगा, मिला दो 106, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट बड़ा ही कॉमन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है, पानी जो है बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है। तो ये कॉमन मॉलिक्यूल्स के जो वेट होते हैं ना धीरे धीरे काम करते करते याद हो जाते हैं, इसीलिए 106 हमको लिखने में समय नहीं लगा, क्योंकि हमने जोड़ा थोड़ा है, हमने सीधे लिख दिया 106, क्योंकि हमें याद था इसका 106 होता ही होता है। धीरे धीरे मेहनत करते करते तुम लोगों को भी याद हो जाएगा कि इसका वेट इतना, उसका वेट इतना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस काम करते रहो, सब अपने आप हो जाएगा। तो 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मोल में बदलना है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आया उससे डिवाइड करो, तो 0.5351। सबसे पहला काम यही होता है कि जो भी ग्राम में दिया है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, लेकिन ये ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं। किलोग्राम में रहेगा तो पहले ग्राम में बदलेंगे, किसी और यूनिट में है तो ग्राम में बदलने की कोशिश करेंगे, देन उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम में इंफॉर्मेशन था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, ये मोल में हो गया। जैसे ही मोल में हम एवोगैड्रो नंबर से अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, और हमें क्या निकालना है, आयंस निकालना है। फिर से वैसा वाला एक चित्र बनाओ कि ये ढेर सारे सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसा रफ डायग्राम अपना बना करके समझो कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी आयंस होंगे, इसमें भी आयंस होंगे, इसमें भी आयंस है, इसमें भी आयंस है, इसमें भी आयंस है। क्या आयंस है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 सोडियम आयंस है और 1 कार्बोनेट आयन है। 2 आयन सोडियम का, 1 आयन कार्बोनेट का, कुल मिलाकर के 3 आयंस इसके अंदर है। इन सब में भी तो 3-3 आयंस होंगे, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में मिला दिया जाए, कुल कितने आयंस हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स उसको लो और 3 से मल्टीप्लाई करो। मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन यहाँ हो चुका है, ग्राम में दिया था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल में कन्वर्ट हुआ, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स का पता चल गया, और सारे मॉलिक्यूल्स में 3-3 आयंस हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड आयंस, तो बस आंसर हमारा पूरा हो गया। तो इतनी आसानी से, मतलब इसी आसानी से हम लोगों को ये सारे प्रश्नों को करना है, ज्यादा माथा बच्ची नहीं है। ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, एवोगैड्रो नंबर और नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप, हमको जो कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, आयन कैलकुलेट करना है, एटम कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो इस स्टेप तक आएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अपना फाइनल स्टेप हो जाता है, जो कैलकुलेट करना है वैसा मल्टीप्लिकेशन करते ही हमको हमारा रिजल्ट जो है मिल जाता है, ठीक है। तो चलो एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए। Calculate number of oxygen atoms in 0.98 gram H2SO4. 0.98 ग्राम H2SO4 कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स का कैलकुलेशन करना है। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 बार हाइड्रोजन का, 1 बार सल्फर का, 4 बार ऑक्सीजन का, सबका वेट ऐड करो तो इस मोल का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। हम लिख देते हैं 98, फिर क्रॉस चेक कर लो अपनी कॉपी पर कि 98 आता है या नहीं। मोल में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में दिया ही हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, इतना मोल हो गया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालना है, ठीक है, ये तो कॉमन है, इतना तो करना ही पड़ता है। अब हमारा स्टेप आ गया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबका मिलाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब में 4-4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है।
सॉल्व हो गया। इसी तरह से और भी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। फिलहाल छोटा में एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीस ऑफ वुड व्हेन 20 ग्राम। एक लकड़ी का टुकड़ा है 20 ग्राम का है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीस ऑफ वुड व्हेन 20 ग्राम एंड गिवन वुड कंटेन्स 60% कार्बन, 14% नाइट्रोजन, 24% ऑक्सीजन and remaining is hydrogen. तो 20 ग्राम एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें कार्बन है 60%, नाइट्रोजन है 14%, ऑक्सीजन है 24%। कहता है कि बाकी जो बचा है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 60, इसको मिला दो तो 4 4 8 98 हो जाता है। टोटल मटेरियल 100% होता है, तो 100% में 98 तो ये सब है। तो बाकी जो 2% बच गया वो क्या है, हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन 2%। ठीक, तो फिर से अगर पुराना अप्रोच लगाए हम कि इस बार हम फिर से वही करने जा रहे हैं कि 20 ग्राम लकड़ी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो पहला इसको मोल में बदलना होगा। तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, या फिर इसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तब काम बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लकड़ी का, जब तक फॉर्मूला नहीं होगा तब तक तो हम मोलिकुलर वेट नहीं बता सकते हैं। तो इस बार प्रॉब्लम यह है कि लकड़ी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। लकड़ी एक प्योर कंपाउंड नहीं है, प्योर चीज नहीं है। ये क्या है, कई चीजों का मिक्सचर होता है, तो उन सब चीजों से मिल करके लकड़ी बनता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। जैसे चीनी का फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला है, लेकिन पानी और चीनी को मिला दोगे तो शरबत बन जाएगा। अब उस शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। हम ये बता सकते हैं इसमें इतना % पानी है और इतना % चीनी मिला करके ये बनाया गया, लेकिन ये बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या है इस जूस का, जो चीनी पानी मिलाकर बनाया है, इस जूस का फॉर्मूला बता दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से लकड़ी का फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन लकड़ी में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 चीजें हैं और चारों का % बता दिया। तो हम कार्बन का अमाउंट पता कर ले कि 20 ग्राम का 60% निकाल ले, कार्बन हो जाएगा। तो कार्बन कितना हो गया 20 ग्राम का 60%, तो 20 ग्राम का 60% निकालने के लिए 0.60 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज निकालने के लिए सबका अपना अपना तरीका होगा ही, जैसे भी निकालना पसंद करो। मेरा तरीका है कि हम 0.60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइट्रोजन 14% निकालना है, तो 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.14। 24% के लिए 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.24। 2% के लिए हाइड्रोजन है 2%, 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.2 नहीं 0.02 करेंगे तब 2% आएगा, ठीक है। तो ये इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम नाइट्रोजन है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है और इतना ग्राम हाइड्रोजन है। अब इसको 4 अलग अलग क्वेश्चंस की तरह से देखो। इतने ग्राम कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतने ग्राम नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतने ग्राम ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतने ग्राम हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और चारों को निकालने के बाद मिला देना, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि 20 ग्राम लकड़ी में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, या मत सॉल्व करो, इसी के आगे कर लेते हैं। तो कार्बन का फॉर्मूला जस्ट C है, C2, C3, C4, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हमको इसका एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, तो ग्राम में दिया हुआ है, 12 से डिवाइड कर दो, तो कार्बन हो जाएगा अपना 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो ये मोल हो गया। इतने मोल क्या है, कार्बन एटम्स है, ठीक है। पिछली बार की तरह मॉलिक्यूल नहीं निकला, एटम्स निकला, क्योंकि ये फॉर्मूला एटम के लिए है, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो एटम के टर्म्स में ही होगा। और ये फॉर्मूला एटम का है, डिवाइड एटॉमिक वेट से किया है, तो मोल मॉलिक्यूल का नहीं आएगा, मोल भी एटम्स का ही आएगा। इतना मोल कार्बन एटम्स, ठीक है। अब इसको क्या करो, नंबर पे कन्वर्ट कर दो, अल्फाबेटो नंबर से मल्टीप्लाई करो, मोल को हटाओ, इसके बदले में लिख दो 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स है सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ढेर सारे एटम्स हमारे पास है, सब में इलेक्ट्रॉन्स है अपने अपने। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये पीरियोडिक टेबल में 6वें पोजीशन पर है,
कार्बन एटम्स अब में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 6। तो इस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी निकालो, ऑक्सीजन का भी निकालो, हाइड्रोजन का भी निकालो और सबको फाइनली जोड़ दो। जोड़ दोगे तो फुल फाइनल आंसर आ जाएगा कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन में हो जाएगा, ये हम सीधे बड़ा सा प्लस लिख दे रहे हैं और अगला वाला कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 20 है, इतना ग्राम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो इतने एटम्स आ गए, 6.023 × 10⁻23। इतने सारे एटम्स हो गए और नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी एटम्स है सब में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बार 7 से और मल्टीप्लाई करना होगा, फिर अगला वाला भी इसी में ऐड कर लो। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो इतना ग्राम है। ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया तो इतना मोल एटम्स हो गया और फिर उसी में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम्स का डायरेक्ट नंबर हमें पता चल गया कि इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है ना, इतना मोल ऑक्सीजन एटम है, मल्टीप्लाई करते हैं इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन का कुल इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी इसी में करके ऐड कर लो। हाइड्रोजन कितना है, 20 × 0.02। ये ग्राम में है, एटॉमिक वेट 1 से डिवाइड कर दिया, मोल में कन्वर्ट हो गया, इतना मोल हाइड्रोजन एटम्स है। अब इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इन चारों को ऐड कर लो। ऐड करके जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो लिख करके अपनी कॉपी में प्रश्न को समाप्त करो कि इसमें इतने सारे एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट का ये बिगनिंग हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। इस बार हमारा प्रश्न है, इस बार प्रश्न है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 224 मिलीलीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, STP एंड 224 ml, 224 ml कार्बन डाइऑक्साइड STP पर है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो पिछले वाले 4-5 प्रश्नों से ये प्रश्न थोड़ा अलग है, इसमें ग्राम नहीं दिया हुआ है, किलोग्राम नहीं दिया है, मिलीग्राम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये मिलीलीटर दे दिया है। और ध्यान देने की बात यह है कि मिलीलीटर का मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वेट और वॉल्यूम में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बार वेट नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला पिछला वाला इस बार काम नहीं करेगा, इस बार हमें फॉर्मूला भी बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला इसके लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल गैस का या 1 मोल मटेरियल का वॉल्यूम। अब गैस का नाम ले लिया, थोड़ा गैस के बारे में बोल दो। 1 मोल मटेरियल का वॉल्यूम जो होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन गैसेज के लिए बड़ा आसान सा चीज है। कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 ml होता है। लीटर में लिख दे तो 22.4 लीटर। 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम ना होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कर दे तो 273 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 में 273 ऐड कर दोगे तो इतना केल्विन हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर ये होता है 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। तो ऐसे दोनों में थोड़ा सा बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन हम मान सकते हैं कि 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे गैस नाइट्रोजन हो, चाहे गैस मीथेन हो, चाहे गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल STP पर उतना है। STP को कभी कभी NTP भी कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो प्रश्न में अगर STP की जगह NTP आ जाए तब ये घबराना नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि 224 ml CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला स्टेप है मोल निकालना है, लेकिन इस बार हमें
मॉलिक्यूलर वेट से नहीं डिवाइड करना है, ये वॉल्यूम दिया है तो हम भी इसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मोल, और उसके बाद का स्टेप फिर से वही काम है। इतना मोल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 224 224 0 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2। और हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना है। तो ये स्टेप हमें और आगे बढ़ना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारे CO2 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 ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़कर चेक किया जाए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ऑक्सीजन में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुल मिला दोगे तो 22 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इन सब में भी 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितना मॉलिक्यूल्स आ जाए उसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा कैलकुलेशन पूरा होगा। इसी तरह से मान लो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 336 मिलीलीटर CH4 at STP। ये हमारे पास 336 ml मीथेन है STP पर। इसमें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर बताना है। तो फिर से वही है, STP पर दिया ही हुआ है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्या? तो ये मोल का पता लग गया। ध्यान ये देना कि अगर ये ml में है तो ये भी ml में रखेंगे, अगर ये लीटर में होता तो ये भी लीटर में रखते हैं ना। मोलर वॉल्यूम इतना मिलीलीटर या फिर इतना लीटर होगा, तो ये लीटर में है तो इसको भी लीटर में रखना पड़ता है। ध्यान देना कि अगर ये वॉल्यूम ml में है तो मोलर वॉल्यूम भी ml में रखेंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोलर वॉल्यूम को भी लीटर में रखेंगे। हो गया, ये मोल निकल गया। इतना मोल मीथेन है। इतना मोल मीथेन का मतलब इसमें एवोगैड्रो नंबर चिपका दो तो पता चल गया कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स मीथेन के। क्या मेरा टारगेट मीथेन का मॉलिक्यूल कैलकुलेट करता है? नहीं, हमें हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब में 4-4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो कुल एटम्स हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? तो इंटू 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो गया कि 336 मिलीलीटर CH4 में इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, एक और प्रश्न है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 112 ml C2H6 at 546 Kelvin and 10 bar pressure। इस पर भी प्रश्न ऐसा ही है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें एटम्स निकालना है। किसमें एटम्स का पता लगाना है ये भी सोचना पड़ेगा ना। तो एटम्स इन 112 ml 112 ml CH4 at 546 Kelvin and 10 bar pressure। इस बार प्रश्न जो है थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। इस CH4 STP पर नहीं दिया है, ठीक है ना। 112 ml CH4 लेकिन STP पर नहीं है, तो हम लोग ये 22,400 ml का जो यूज कर रहे थे सीधे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका यूज सीधे नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखा तो 112 ml CH4 STP पर है तब तो सीधे इसको 22,400 से डिवाइड कर देते, मोल में चला जाता। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोगों को ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स is equal to volume by मोलर वॉल्यूम। इसमें एक चीज और समझना है कि वॉल्यूम जिस टेम्परेचर प्रेशर पर होगा मोलर वॉल्यूम भी उसी टेम्परेचर प्रेशर पर होगा, या फिर मोलर वॉल्यूम जिस टेम्परेचर प्रेशर पर रखेंगे वॉल्यूम भी उसी टेम्परेचर प्रेशर पर होना चाहिए। तो इस बार हमारा वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, 546 केल्विन at volume at 546 Kelvin and 10 bar pressure।
सेम फॉर मोलर वॉल्यूम की मोलर वॉल्यूम की भी स्टैंडर्ड नहीं रख सकते, मोलर वॉल्यूम भी होना चाहिए मोलर वॉल्यूम एट 546 केल्विन है 10 बार प्रेशर। अब हमारा दर्द क्या है कि हमें वॉल्यूम जो पता है वो इस टेम्परेचर प्रेशर पर पता है, और मोलर वॉल्यूम जो हम जानते हैं 22,400 ml वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो हमें क्या करना होगा कि मोलर वॉल्यूम का नया वैल्यू पता करना होगा कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम का नया वैल्यू क्या होगा। उसके लिए हमें एक एडिशनल स्टेप लगाना पड़ेगा। हम गैसियस स्टेट से एक फॉर्मूला लेंगे, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम का वैल्यू इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर कितना होगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा समझो, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। कोई भी गैस होता है तो उसका प्रेशर होता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसका टेम्परेचर होता है। अगर मान लो हम कुछ इसमें फेर बदल कर देते हैं, जैसे उसका प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, नया प्रेशर नया वॉल्यूम और नया टेम्परेचर आ गया, तो पुराना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इधर रखो, नया प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर इधर रखो, सॉल्व कर दो, बस सिंपल सा मेथड। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा गैस एसटीपी पर था, एसटीपी पर था तो उसका टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन था, प्रेशर 1 बार था और वॉल्यूम 22,400 ml था। मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 ml था। अब अगर हम टेम्परेचर 546 केल्विन कर दें, प्रेशर को 10 बार कर दें, तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मोल गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, ये मेरा टारगेट है। इसमें सब कुछ रख दो, P1 की जगह 1 बार रखो, V1 की जगह 22,400 ml रखो। ठीक है, V किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ कॉमन, अगर इधर ml है तो इधर भी ml, इधर लीटर है तो इधर भी लीटर। P भी किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, लेकिन कॉमन होना चाहिए, जिस यूनिट में इधर उसी यूनिट में इधर। टेम्परेचर के लिए ऐसा नहीं है, टेम्परेचर मस्ट है कि केल्विन में ही रखना है, इधर भी केल्विन में, इधर भी केल्विन में। तो 273 केल्विन है और इधर प्रेशर कितना है 10 बार है, वॉल्यूम का पता लगाना है और टेम्परेचर है 546 केल्विन। 200 इसको सॉल्व करो, 273 और 546 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसका जस्ट डबल होता है 546, तो इससे ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और V2 निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो V2 कम्स 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4480 ml। ये है हमारा नया स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी नया मोलर वॉल्यूम। पहले मोलर वॉल्यूम कितना था 22,400 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, इस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम का वैल्यू 22,400 नहीं है, ये 4,480 ml। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो वॉल्यूम कितना है 112, मोलर वॉल्यूम 4,480, तो ये निकल गया मोल, और मोल को जब हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से तो ये हो गया हमारे मॉलिक्यूल्स। क्या मेरा टारगेट मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है? नहीं, हमें एटम्स निकालने हैं। तो हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का। तो 5 एटम्स, जितने मॉलिक्यूल्स है सब में 5-5 एटम्स होंगे, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब में का 5-5 एटम्स है, तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया। इस तरह से ऐसा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न इसी तरह का हमने चुना है, उस पर जाने से पहले एक बार ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें मोलर वॉल्यूम को फिर से कैलकुलेट करना पड़ा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मोलर वॉल्यूम कितना था, तो हमारे दिए गए प्रश्न में जो टेम्परेचर और प्रेशर है उस टेम्परेचर प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा, कैलकुलेट करके यहाँ सब कुछ वैसे ही करते चलेंगे, काम होगा। ठीक, और इस बार हमारा प्रश्न है, एक फ्लास्क है 1.12 लीटर का, फ्लास्क है, ढक्कन बंद कर दे रहे हैं, 1.12 लीटर इसका वॉल्यूम। 1.12 लीटर फ्लास्क कंटेन्स ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस and 7.6 into 10 to the power minus 4 millimeter Hg। तो इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस भरा है, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है
7.6 into 10 to the power minus 4 mmHg। ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है। और हमें पता लगाना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन इट, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो पता लगा लेंगे। उसके लिए हमको इसको मोल में बदलना पड़ेगा। इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम है 1.12 लीटर, मोल में बदलना है। लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो सबसे पहले हमें P1 V1 T1 का यूज करके फिर से वही काम करना होगा कि मोलर वॉल्यूम का वैल्यू इस टेम्परेचर और इस प्रेशर का क्या होगा वो पता करना पड़ेगा। तो पहले वही काम कर लेते हैं। ऑक्सीजन का वॉल्यूम जिस टेम्परेचर प्रेशर पर, उसी प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम निकालना है। तो मोलर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, या उसको हम मिलीमीटर Hg में रिपोर्ट करें 760 mmHg। यह है स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर इतना ही होता है, ठीक। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम है 22,400 ml, ठीक। या फिर लीटर में लिख दें क्योंकि यहाँ लीटर की बात हुई है, तो 22.4 लीटर। जो हमारा प्रश्न है उसका प्रेशर है 7.6 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर Hg। दोनों कॉमन यूनिट पे होने चाहिए। वॉल्यूम पता करना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 273, इसमें ऐड कर दो तो 273 केल्विन। ये हो गया स्टैंडर्ड और ये हो गया हमारा प्रश्न। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर और हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग मोलर वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। इसमें सब कुछ रखो, मोलर वॉल्यूम निकल जाएगा। तो P1 की जगह 760, V1 की जगह 22.4, T1 की जगह 273 इज इक्वल टू P2 की जगह 7.6 into 10 to the power minus 4, V2 में निकालना है और टेम्परेचर 273 इसमें भी है, तो 273 कैंसिल हो गया। इससे ये भी कट जाएगा 100 बार में, तो 100 बार में कैंसिल करा लो, ठीक है। ये 10 to the power minus 4 इधर आ जाएगा तो 10 to the power plus 4 हो जाएगा। 2 जीरोज यहाँ भी है, 10 to the power 6 हो जाएगा। तो V2 का आंसर हो जाएगा 22.4 into 10 to the power 6 लीटर। कि हमारा जो मोलर वॉल्यूम है, एक मोल गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर इतना आ गया। बस अब यहाँ पर फिर से हमको वही काम करना है। कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 7.6 into 10 to the power minus 4 mmHg रख देना है और मोलर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 7.6 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर। हमारा इधर कितना आंसर आ जाएगा मोलर वॉल्यूम का, उसको भी रख दो 22.4 10 to the power 6। तो ये निकल गया हमारा मोल। जैसे ये वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया, ये मोल हो गया, ये इतना मोल हो गया। अब मोल में जैसे ही मोल के बदले लिख दोगे एवोगैड्रो नंबर, वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1.12 by 22.4 into 10 to the power 6 multiplied by 6.023 into 10 to the power 23। तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन हो गया। इस फ्लास्क के अंदर उसको सॉल्व करो, बता दो इस फ्लास्क के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हम जो है किसी भी मटेरियल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने आयंस हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि उस मटेरियल को मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए दो प्लान्स होंगे हमारे पास, पहला मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना और दूसरा मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना। मॉलिक्यूलर वेट में तो कम लफड़ा था, लेकिन मोलर वॉल्यूम में थोड़ा ज्यादा लफड़ा है। कि मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है 22,400 ml या 22.4 लीटर। लेकिन अगर प्रश्न में स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो हमको मोलर वॉल्यूम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर वही स्टेप फिर से करना पड़ेगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने
देख लिया कि कैसे कैसे ये कैलकुलेशन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह का। अब एक प्रश्न और है, उसको भी लगा दिया जाए। इस बार हमारा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वॉल्यूम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल हीलियम एटम। ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से चूज करना है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा। ठीक है, तो होल कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज करना ही करना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे भी ले जाना है। स्पेशली ये बहुत जरूरी मुद्दा था, इसीलिए इस प्रश्न को चुना गया आपके लिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सभी गैसेज होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, नियॉन भी गैस है। Which of the following has highest volume at STP? ठीक है, STP हम जोड़ दे रहे हैं, हमको कैलकुलेशन जो है STP पर परफॉर्म करना है। तो 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है 22,400 ml होता है। तो इस हिसाब से ये भी 22,400 ml, ये भी 22,400 ml, ये भी 22,400 ml और ये भी 22,400 ml होना चाहिए। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है चारों में, सबका वॉल्यूम बराबर है। लेकिन नहीं, अब जरा ध्यान से सुनो, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन अगर कहीं पाया जाता है हमारे आसपास, तो वो H नहीं होता है, H2 होता है। ठीक, इसी तरह से अगर नाइट्रोजन होगा तो वो भी N नहीं होता है, N2 होता है। ऑक्सीजन है तो O2 होता है, लेकिन हीलियम जो है He होता है। ऐसा क्यों है? इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पर जाना पड़ेगा। कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 5, नाइट्रोजन के अंतिम वाले सेल में, मतलब बाहरी सेल में, तो सबसे बाहरी सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उतना बॉन्ड बना लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। ठीक है, इसके बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसीलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, O2 होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन अकेले स्टेबल नहीं होता है। जब तक 2 ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास O नहीं पाया जाता, O2 पाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट 1। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहले वाले सेल में है, और ऑक्टेट रूल इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, इसके लिए ऑक्टेट रूल है कि अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, इसको भी अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, लेकिन इसके लिए ये रूल नहीं, क्योंकि इसका पहला सेल ही इसका बाहरी सेल है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का जगह है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और H2 हो जाएगा। हीलियम का क्या स्टोरी है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पहले वाले सेल में है, और पहला सेल ही अंतिम सेल है। इट मींस ये पूरी तरह से भरा हुआ है, अब इसको इलेक्ट्रॉनों को लेने देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पहला सेल पूरी तरह से भरा हुआ है और ये खूब मजे में है, इसको किसी से कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो एटमॉस्फेयर में कहीं भी अगर हीलियम पाया जाएगा तो वो He2 नहीं होगा, सिर्फ He होगा। एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस होगा वो He के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम का जो एटम है, He एटम और He मॉलिक्यूल दोनों इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन एटम और O2 मॉलिक्यूल ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम और H2 मॉलिक्यूल ये इक्वल नहीं है। इसी तरह से नाइट्रोजन एटम और N2 मॉलिक्यूल ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम 400 नाइट्रोजन के एटम्स लेते हैं तो सिर्फ 200 N2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है ना, इस लॉजिक को समझो, 400 नाइट्रोजन एटम्स होंगे तो सिर्फ 200 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आधा हो जाएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम है तो इसी तरह से आधा मोल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, आधा मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा।
1 मोल ऑक्सीजन है, आधा मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। 1 मोल हीलियम का एटम है, ठीक है, तो 1 मोल हीलियम का मॉलिक्यूल भी होगा, क्योंकि यहाँ एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस ही नहीं है। इसका 1 मोल मॉलिक्यूल कितना जगह घेरेगा? 22,400। तो आधा मोल कितना जगह घेरेगा? सिर्फ 11,200। 22,400 का आधा कर दो, तो ये 1 मोल होता तो 22,400 में उतर गया, तो आधा मोल हो गया ना, इसीलिए सिर्फ 11,200 ml। ये भी 11,200 ml, 11,200 ml, लेकिन ये 1 मोल है, सब अलग अलग है, दो मिले नहीं एक साथ, ठीक है। तो इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22,400 ml होगा। तो इन चारों में हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इसी का है, ठीक है ना। इन चारों में हाईएस्ट वॉल्यूम 1 मोल हीलियम का है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा इसको भी सोचो समझो, एटम और मॉलिक्यूल में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारे आसपास जो गैसेज एग्जिस्ट करती हैं उनका स्टेबल फॉर्म हमारे पास होना चाहिए। O नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं मिलेगा, जब मिलेगा O2 मिलेगा, कहीं N नहीं मिलेगा जब भी मिलेगा N2 मिलेगा, कहीं H नहीं मिलेगा जब मिलेगा तो H2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन Ne और He आर्गन, मतलब कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडॉन, पीरियोडिक टेबल का सबसे अंतिम वाला लाइन, ये सब गैसेज किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए ये गैसेज जो है मोनोएटॉमिक फॉर्म में होती है। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें 2 एटम मिलते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, उसका अकेले का एटम मॉलिक्यूल के बराबर कार्य करता है, ठीक है। अकेले का एटम जो है मॉलिक्यूल के बराबर काम करता है, तो इसीलिए इसमें ऐसा ऐसा हो गया। तो ये रहा मोल कॉन्सेप्ट। इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, मोल का मतलब क्या होता है स्पेशली, और दूसरा कि मोल को वेट में, वेट को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई और सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा और सुना होगा। इसलिए सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।